हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, या हम जॉर्ज बेंथम या जोसेफ डाल्टन हुक का कंट्रीब्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। साथ में और फर्दर जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में किसने कंट्रीब्यूट किया, फाइलोजेनी के बारे में, इवोल्यूशनरी स्टडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो नाउ। वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर या जेडी हुकर के बताया था। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था नेचुरल करेक्टर्स के बेसिस पे, देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को। यहाँ पे दे क्लासिफाइड स्पर्मेटोफाइटा, सीड बेयरिंग प्लांट्स को इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। स्पर्मेटोफाइटा, सीड बेयरिंग प्लांट्स, आपको पता है सीड बेयरिंग प्लांट्स दो ही तरह के प्लांट सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हायर प्लांट्स इनको बोलते हैं। इनको फर्दर 202 फैमिलीज में क्लासीफाई किया था। 202 फैमिलीज में स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने क्या किया, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनीज में 165 फैमिलीज़ को रखा गया। जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज़ बनाई इन्होंने। मोनोकोटिलेडनी के 34 फैमिलीज़ बनाई थी। तो आपको याद क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ 202 फैमिलीज़। किसको क्लासीफाई किया, ये इम्पोर्टेंट, स्पर्मेटोफाइटा, सीड बेयरिंग प्लांट। किसकी कैटेगरी में, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी में कितनी, 165 फैमिलीज़, 3 फैमिलीज़ जिम्नोस्पर्मी में, मोनोकोटिलेडनी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। हम साइंस में जब पढ़ते हैं और लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम चलते हैं, तो हम लेफ़्ट में जो लिखा होता है उसको हम प्रिमिटिव मानते हैं, और राइट में जो लिखा होता है उसको एडवांस मानते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट का यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं साइंस के लिए, और लेफ़्ट टू राइट में जो यहाँ लिखा है वो प्रिमिटिव है, और जो यहाँ लिखा होगा वो एडवांस्ड होगा। तो नेचुरली इसे लिखा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से लिखने के पीछे जो रीज़न है वो लेफ़्ट टू राइट स्टडी करने का होता है। तो यहाँ पे इसके अलावा डाइकोटिलेडनी फर्दर जो है इन्होंने क्लासीफाई किया आपको पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमैडी। इसके बारे में भी पता होगा तो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा भी नहीं पता होगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, फ्री, पेटली मतलब पेटल्स, गेमो का मतलब फ्यूज्ड, और पेटल्स जो है यहाँ पे, तो फ्यूज पेटल, गेमो पेटली, मोनोक्लेमैडी, पेटल्स अब्सेंट। इनको फर्दर 165 को अलग अलग फैमिलीज, पॉलीपेटली जैसे कि इसमें 84 फैमिलीज को डिवाइड किया गया, गेमोपेटली में 45 फैमिलीज में डिवाइड किया गया, और मोनोक्लेमैडी रिमेनिंग जो 36 फैमिलीज में डिवाइड किए गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे डाइकोटिलेडनी को फर्दर 165 फैमिलीज़ को, पॉलीपेटली में 84, और गेमोपेटली में 45, और हमारे मोनोक्लेमाइडी में 36 फैमिलीज में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे देखो, जो ओवरऑल स्पर्मेटोफाइटा की 202 फैमिलीज थी, उसमें से जिम्नोस्पर्म कितने थे बेटा, 3 फैमिलीज में थे, और एंजियोस्पर्म 199 फैमिलीज में। क्योंकि मोनो यहाँ पे जो है कोटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी दोनों मिला के क्या होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म का ही पार्ट हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट्स। तो 199 फैमिलीज थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एंजियोस्पर्म कितनी फैमिली में डिवाइड किया, 199, जिम्नोस्पर्म कितनी में, 3 में। एडवांटेज क्या थे बेटा, देखो यहाँ पे ये क्लासीफाई करने के बहुत एडवांटेज थे। बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन था अब तक जो है प्लांट्स को 202 फैमिलीज में डिवाइड किया गया था। तो बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर के बेसिस पे, फ्लोरल करेक्टर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए उनके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया, कंपेयर किया गया, और जिनके फ्लोरल करेक्टर ज़्यादा क्लोज थे उनको साथ में रखा गया, करेक्टर्स डिसिमिलर थे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर, यहाँ पे फ्लावर करेक्टर को स्टडी किया गया, मोस्ट स्टेबल होते हैं इसलिए स्टडी किया गया। बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, जो उन्होंने देखा उसके बेस पे ऑब्जर्व किया, उससे क्लासीफाई किया नेचुरल क्लासिफिकेशन में। यूज़ फॉर बोटेनिकल गार्डन्स और हर्बेरियम में आज भी जो क्लासिफिकेशन होती है, क्लासीफाई करते हैं, तो इसी जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बोटेनिकल गार्डन्स या बेंथम या जोसेफ डाल्टन हुकर के जो वर्क था उसके बेसिस पे बोटेनिकल गार्डन्स में, हर्बेरियम में क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्बेरियम को या बोटेनिकल गार्डन को किस बेसिस पे अरेंज किया जाता है, तो बेटा ये नेचुरल क्लासिफिकेशन या फिर बेंथम या हुकर की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
डिसएडवांटेज क्या रहे, देखो एडवांटेज इनके बहुत सारे थे, डिसएडवांटेज एक ही था, इन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनिक टर्म यूज़ करते हैं जिसके लिए ऑर्गेनिज्म की, उनको कंसिडर नहीं किया, उनको कंसिडर नहीं करने की वजह से इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने रखा था डाइकोट को, आपको पता है पहले रखा था, फिर जिम्नो को, फिर मोनोकोट को, जबकि आपको पता है एंजियोस्पर्म एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म। होना क्या चाहिए था, जिम्नोस्पर्म ही पहले आना चाहिए था, बस डाइकोट लेनी इसके बाद, और फिर मोनोकोट लेनी है इसके बाद आना चाहिए था, तो ये लेस एडवांस्ड है मोर एडवांस की तरफ, ये करेक्ट ऑर्डर बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जिम्नोस्पर्मी को दोनों के बीच में रख दिया था। आपको ऊपर देखेंगे डाइकोट मोनोकोट के बीच में किसको रख दिया था बेटा, जिम्नोस्पर्मी को, और ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये वाला करेक्ट ऑर्डर। तो इन्होंने फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसिडर नहीं किया, ये इनका ड्रॉबैक रहा था। तो यहाँ पे एक तो टर्म ये आ गया, फाइलोजेनी क्या होता है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं फाइलोजेनी, और यही जोसेफ डाल्टन ओकर या फिर बेंथम ने कंसिडर नहीं किया था फाइलोजेनी को। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, जिम्नोस्पर्मी डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी। ऑन्टोजेनी क्या होती है बेटा, स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री, अगर आप किसी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन्टोजेनी, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना क्या बोलेंगे, ऑन्टोजेनी, ये टर्म भी आ सकता है एग्जाम में। फिर देखो बेटा जो कंट्रीब्यूशन आया A.W. एक्लर का, जिन्होंने फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया था, डिवीजन लेवल तक क्लासीफाई किया था प्लांट्स को, जिन्होंने A.W. एक्लर ने सबसे पहले फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया था डिवीजन लेवल तक, और इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था प्लांट्स को। तो फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, किसने दिया, A.W. एक्लर ने। किस लेवल तक दिया, डिवीजन लेवल तक। आपको पता है ना 7 कैटेगरीज हैं, 7 लेवल्स हैं जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और ये हायरार्की के अंदर ये सब हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं। तो डिवीजन लेवल तक क्लासीफाई किया है, आपको पता है ना, स्पीसीज, जेनस, ऐसे करते करते ऑर्डर, क्लास, आपको सब चीज़ें याद आएंगी, फैमिलीज़, ये सब क्या है हमारे कैटेगरी हैं। प्लांट्स को 2 कैटेगरी में, किसमें, क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी में डिवाइड किया। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है बेटा, हिडन, लेस डेवलप्ड भी कह सकते हो। फेनरो का मतलब क्या होता है, विजिबल या मोर डेवलप्ड भी कह सकते हैं हम। तो जिसमें हिडन थे यहाँ पे गैमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्रिप्टोगैमी, और जिनमें विजिबल थे उनको बोला गया फेनरोगैमी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लेस विजिबल, तो वो सारे क्रिप्टोगैमी, और जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल थे वो सारे कहते हैं फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में किस किस को रखा गया था बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, और इसी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर था। क्रिप्टोगैमी के अंदर कौन कौन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, और फेनरोगैमी में कौन कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। ये डिवीजन लेवल तक इन्होंने इस तरह ये सारे डिवीजन लिखे हुए हैं बेटा, ये सब के सब डिवीजन लिखे हुए हैं। एडवांटेज क्या रहे, देखो बेटा इन्होंने थैलोफाइट्स के बाद, ब्रायोफाइट के बाद, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ऐसे रखा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में इन्होंने फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे रखा। तो एकदम डिवीजन लेवल तक प्लांट्स को एग्जैक्ट फाइलोजेनी के बेसिस पे क्लासीफाई किया। यही इनका बिगेस्ट एडवांटेज रहा, जो कि बेंथम और हुकर का डिसएडवांटेज था, उसको इन्होंने रेक्टिफाई किया, ठीक किया। आपको ये बात समझ में आ गई। फिर एक और पॉइंट हम फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑसवाल्ड टिपो, जिन्होंने बिगेस्ट, देखो सबसे पहले फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन तो दिया A.W. एक्लर ने, लेकिन सबसे बिगेस्ट किसने दिया, जिसने बहुत ज़्यादा प्लांट्स को क्लासीफाई किया फाइलोजेनिक के बेसिस पे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे। तो ये बिगेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन क्लास लेवल तक ही दे पाए थे, क्योंकि बहुत लास्ट के स्टडी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे। तो बिगेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था ऑसवाल्ड टिपो। ये आपको याद रखना, ये भी फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन से एडेड हैं ऑसवाल्ड टिपो, जिन्होंने बिगेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया था, क्लास लेवल तक ही दे पाए थे। एंगलर प्रेंटल भी फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड साइंटिस्ट रहे हैं बेटा, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। एंगलर और प्रेंटल भी जो है दोनों रिलेटेड रहे हैं, ये भी फाइलोजेनिक। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कौन कौन रहा, A.W. एक्लर सबसे पहले फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया, ओसवाल्ड टिपो ने बिगेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया अप टू क्लास लेवल। उसके अलावा एंगलर प्रेंटल भी फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे हमने बेटा इस वीडियो में सीखा है, हमने एक तो बेंथम एंड हुकर वर्क देखा, उनकी क्लासिफिकेशन देखी, साथ में उनकी हमने एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखी, फिर एक्लर ने कैसे रेक्टिफाई किया ये देखा हमने, और फिर हमने टिपो और एंगलर प्रेंटल के बारे में भी पढ़ा, जो कि फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थे, और 2 टर्म फाइलोजेनी और ऑन्टोजेनी के बारे में समझा है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।